तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। साथ ही साथ ये फेस्टिवल भी बहुत ही शानदार तरीके से मना रहे होंगे। तो सबसे पहले बोलिए गजानन महाराज की जय, है ना राजू जी। तो ये हमारे जो जीवन में त्योहार आते हैं ना, ये हमें क्या प्रदान करते हैं, राजीव जी बताएंगे। जो त्योहार आते हैं वो क्या शिक्षा देते हैं? आपसी प्रेम, भाईचारा, सौहार्द, आध्यात्मिक, इस तरह की ज्ञान हमें दी जाती है सब त्योहार के माध्यम से। पहली बात तो ये जब भी त्योहार आते हैं वो याद दिलाते हैं उन पौराणिक कथाओं को जहाँ से हमें शक्ति मिलती है। मतलब कुछ उन इतिहास में बहुत बड़ा काम किए हैं उन लोगों ने, तो उन चीज़ों के प्रति हम प्रेरित हो पाते हैं, उनसे शक्ति का आह्वान कर पाते हैं, ऊर्जा का आह्वान कर पाते हैं। तो ये शिक्षा मिलती है। फिर उसके साथ साथ जीवन में हमें जो अपने परिवार के साथ, समाज के साथ किस तरह से एकत्रित होके चीज़ों को संस्कारिक तरीके से हमको मनाना चाहिए, उसमें शिक्षा मिलती है। जो आपसी सद्भाव, प्यार, भाईचारा और समाज में जो समस्त लोग रहते हैं उनके कल्याण के लिए जो प्रार्थना की जाती है उसके लिए मिलती है। तो हम अपने जीवन में टोटल जो है 5 तरह के जीवन व्यतीत करते हैं। अपने पूरे जीवन में 5 तरह की भूमिका निभाते हैं। ठीक है राजू जी, है ना? 5 तरह की भूमिका निभाते हैं। एक भाग होता है व्यक्तिगत जीवन। क्या होता है? व्यक्तिगत जीवन। पहला जो आप जीवन जीते हैं वो व्यक्तिगत जीवन होता है। दूसरा जो आपका जीवन होता है वो होता है पारिवारिक जीवन होता है। तीसरा जो जीवन होता है सामाजिक जीवन होता है। चौथा जो होता है व्यवसायिक होता है। पांचवा जो होता है वो राजनीतिक होता है और एक होता है आध्यात्मिक जीवन। तो आप सोचिए इतने सारे जीवन आप जीते हैं और यकीन मानिए अगर 90% लोगों को अगर आकलन किया जाए, वैसे तो 85 to 90 के बीच का रेशियो है, वो केवल 2 ही जीवन जी पाते हैं। राजू जी 2 ही जीवन जी पाते हैं, है ना? तो हमारे राजू जी जुड़ चुके हैं, राजू नैन जी। बहुत सारे साथी नमस्कार कर रहे हैं उन सभी साथियों का। अच्छा, कुणाल पांडे जी भी नमस्कार कर रहे हैं। कुणाल पांडे जी कहाँ हैं? बहुत दिन से दिनों के बाद जुड़े हैं। सब खैरियत में हैं? सब जबरदस्त हैं कि नहीं कुणाल पांडे जी? ठीक है सर। अरे वाह, आपसे आवाज आनी चाहिए कि सर मैं जबरदस्त हूँ, और आपकी आवाज सुन के तो और जबरदस्त हो गया। बहुत अच्छा सर, ठीक है सर। कुणाल जी के लिए 2 लाइन करते हैं कि कितना अगर पूछ लेते मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा, है ना? कुणाल जी चाहे कितने भी तकलीफ जी में हो, अगर पूछ लेते हमने मिजाज मेरा तो कितना आसान था इलाज मेरा। अगर किसी ने आपका हाल पूछ लिया, वो भी हमने पूछ लिया, तो सर हाल ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया सर, है ना? तो हाँ मैं यही सर, कह रहा था कि क्या। एक गुड न्यूज है सर। हाँ जी बताइए। 18 तारीख को कृष्णाष्टमी के दिन बेटा हुआ है सर। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। क्या है ना, पूरा कान्हा आ गए आपके घर, है ना? तो ये जी तो और सर। जबरदस्त है। हैं, हमारे सभी साथी तालियों से अभिनंदन कर रहे हैं और आप प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके घर जो भगवान आए हैं उनकी बाल लीला का आप लाभ लीजिए और उनके उनके पूरी जो है देखभाल करिए, और उनके साथ जो है तमाम सावधानियां जो भी करते हैं उनके भरण पोषण पालन में सब चीज ध्यान रखिए। और भगवान खुद ही आए हैं तो आपको फिर क्या चिंता है? तो ये तो बहुत बड़े, मतलब बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो चलिए, हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आपके परिवार के पूरा होने पर, और बहुत बहुत बधाई। देखिए हमारे बहुत सारे साथी आपको बधाई दे रहे हैं। मीरा जमातिया जी, है ना, वो त्रिपुरा से आपको बधाई दे रहे हैं, है ना? कुणाल पांडे जी त्रिपुरा से बधाई दे रहे जी हैं। थैंक यू सर। लोकेश भाई जो हैं वो मध्य प्रदेश से आपको बधाई दे रहे हैं। शंकर जी तो न्यू दिल्ली से आपको बधाई दे रहे हैं। नहीं तो शंकर महाराज आगे भी देखो, है ना, आपको बधाई देने के लिए। वाह क्या बात। विनायक पाल जी ये भी त्रिपुरा से दे रहे हैं, कोई साथी उत्तर प्रदेश से दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, है ना, कमाल है। ये सारी शुभकामनाएं जो हैं आपके बालक के यशस्वी होने के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनको ओजस्वी होने के लिए और दीर्घायु होने के लिए, और एक यशवान और ऊर्जावान
चरित्रवान होने के लिए सारी आपको शुभकामनाएं मिल रही हैं। बहुत बढ़िया, वाह कमाल हो गया। तो मैं ये कह रहा था कि ज्यादातर 85 से लेकर 90% लोग दो तरह के जीवन जी पाते हैं। वो होता है एक व्यक्तिगत जीवन और दूसरा व्यवसायिक जीवन, है ना राजू जी, एग्री करते हैं? व्यवसायिक व्यक्तिगत जीवन क्या हो गया, एक हो गया खुद के लिए, है ना, सब खुद के लिए सांस लिया, 2-3 एक आध मिनट सांस लिया, उसके बाद सीधे बैंक चले गए, बैंक से आए सांस नहीं ले पाए, सो गए, फिर बैंक चले गए। मतलब कहने के तात्पर्य 90% लोग इसी तरह का जीवन जीते हैं, व्यक्तिगत जीवन और व्यवसायिक जीवन। और अगर देखेंगे तो 10% लोग ऐसे जीवन जीते हैं, 3 तरह के जीवन जीते हैं, व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन और व्यवसायिक जीवन। केवल 2% लोग ऐसे हैं, 2% लोग ऐसे हैं जो 4 तरह के जीवन जी पाते हैं, 4 तरह के। एक होता है व्यक्तिगत जीवन, एक होता है पारिवारिक जीवन, एक होता है व्यवसायिक जीवन, एक होता है सामाजिक जीवन। तो 2 से 5% लोग इतने सारे जी पाते हैं और बहुत कम लोग हैं जो पूरे 6 तरह के जीवन जी पाते हैं। हमारे जीवन में राजनीति का बड़ा रोल है, आपको राजनीति जानना है, हर घड़ी राजनीति। ऑफिस में भी राजनीति होता है कि नहीं राजू जी? हैं? तो राजू जी बोल रहे हैं हाँ ऑफिस में तो ही होता है सर राजनीति। सबसे बड़ा राजनीतिक अड्डा वही है। ऑफिस में ही गुड होता है। मॉर्निंग से ही राजनीति होती है सर, गुड मॉर्निंग से। हाँ बताइए, तो जब राजनीति में बैठना ही है, वहां पर खेला करना है, तो राजनीति आनी चाहिए। उसके किस तरह से आप राजनीति देखना है तो महाभारत देख लीजिए, रामायण देख लीजिए, जितने भी शास्त्र वगैरह देखेंगे ना, और प्लस अब आजकल की जो राजनीति चल रही है, इसमें आपका बॉडी लैंग्वेज, बात करने का कला कौशल्य, आपके ज्ञान कौशल्य, साथ ही साथ आपके मूवमेंट का तरीका, ये सारा जो है आपको राजनीति का एक हिस्सा है। और हम एज ए व्यावसायिक जीवन में सिर्फ एक प्यादा न बने, उसको उसके खिलाड़ी के तौर पे एक राजनीति आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि राजनीति कहीं ना कहीं आपको लीडरशिप क्वालिटी देता है। राजनीति कहीं ना कहीं आपको लोगों को अपने तमाम जो नीति नियम है उन पर अनुसरण करने की एक पद्धति देता है। तो आपको जो है राजनीति जरूर आनी चाहिए, सीखी जा सकती है पढ़ाई करके, ज्ञान अर्जन करके, या ऐसे लोगों के संपर्क में रह के, या तजुर्बा से, एक्सपीरियंस से। और एक होता है आध्यात्मिक जीवन। तो पूरा जो ये चक्र है, आपको सब में थोड़े थोड़े अपने आप को सीखने की जरूरत है। तो आप तमाम तरह के जीवन जिए। जब व्यक्तिगत जीवन जीते हैं, दूसरा पारिवारिक जीवन, तीसरा सामाजिक जीवन, चौथा व्यवसायिक जीवन, पांचवा राजनीतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन। ये जीवन में हम जब आए हैं तो इस सारे चक्र को जो है, इसको सीखने की जरूरत है, पाने की जरूरत है। एक होता है शैक्षणिक जीवन, जो हम लोग अभी कर रहे हैं, शैक्षणिक जीवन और सीख रहे हैं। आज हम सीखेंगे शेड्यूल ऑफ बैलेंस शीट। शेड्यूल ऑफ बैलेंस शीट एक ऐसा टॉपिक है, ज़्यादातर हमारे साथी बैलेंस शीट की बात करने पर थोड़ा सा टेंस हो जाते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट में बहुत सारे पेचीदे जैसे वर्ड होते हैं, और बैलेंस शीट को कहाँ से पढ़ा जाए, एंट्री कहाँ से लाई गई। लेकिन यकीन मानिए, एक बैंकर होने के नाते आपको बैलेंस शीट किसी का मिल जाए ना, ये हमारे प्रकाश कमान जी का बैलेंस शीट मिल जाए ना, इनको जो है, आपको अगर किसी का बैलेंस शीट मिल गया ना, आप पूरा पूरा उसका जो क्या बोलते हैं, जन्म कुंडली, पंडित के पास जाते हैं तो क्या मिलता है, शंकर महाराज पंडित जी के पास जाते हैं तो क्या बनाते हैं वो, कुंडली मिल जाती है ना, कुंडली, जन्म पत्री बनाता है सर। जन्म पत्री। ठीक उसी तरह बैलेंस शीट भी एक पत्री होता है, जिसमें वो आप उस फॉर्म के बारे में, उस जिसका बैलेंस शीट आप पढ़ रहे हैं, जिस एंटिटी के बारे में, उसकी सारी जानकारियां आप, उसमें सारे इंडिकेशन रहते हैं, और उसमें आप इंटरप्रेट कर सकते हो कि ये कैसे फॉर्म रहेगा, क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें देख पाओगे। इसलिए इस बैंकर होने के नाते हमें बैलेंस शीट जानना है। लेकिन आज के सेशन में हम लोग इतना इलोबरेटिव नहीं जाएंगे, मैं तो सिर्फ बात करूंगा, फोकस जो आने वाले प्रमोशन एग्जाम में इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मेरे अभी तमाम साथी जो 4 सितंबर को एग्जाम दे रहे हैं और जो 10 सितंबर को एग्जाम दे रहे हैं, इनमें क्या मुख्य बातों को ध्यान रखना है और किन चीजों पे इनमें सवाल आ सकते हैं, क्योंकि एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है ना शेखर जी? कंपटीशन का जमाना है, जीवन एक प्रतिस्पर्धा है, और मैं तो बोलता हूँ प्रतिस्पर्धा ही जीवन है। हम जिस जीवन में रहते हैं वो प्रतिस्पर्धा है। तो हमारे शेखर भाई बोलते हैं, सर हमारा तो प्रतिस्पर्धा के अंदर ही जीवन है। सुबह से ही प्रतिस्पर्धा है, 70 किलोमीटर गाड़ी चला के जाना पड़ता है, फिर प्रतिस्पर्धा, फिर आने का प्रतिस्पर्धा। तो आज हम बात करेंगे शेड्यूल ऑफ बैलेंस शीट। तो शुरुआत करते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का पहला हिस्सा होता है, बैलेंस शीट का पहला हिस्सा होता है, बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है, अगर हम पूछें, हमारे साथी जुड़े हुए हैं, हाँ राजू जी आप ही बता दीजिए, बैलेंस शीट है क्या, बैलेंस शीट है क्या?
बैलेंस शीट सर किसी कंपनी के, किसी संस्थान के वित्तीय उसको बोल सकते हैं सर, लाभ हानि और उसके जो तुलनात्मक और उसका क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, इस चीजों को प्रदर्शित करता है सर। ओके, एक्चुअल में बैलेंस शीट से के बारे में जब भी पूछा जाता है, ज्यादातर इंटरव्यू अगर में पूछा जाए तो आप बोलिएगा बैलेंस शीट इज स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। है ना आसान कितना? क्या है कि बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है जहां पर किसी फर्म या किसी एंटिटी के एसेट और लायबिलिटी की विवरणी होती है। बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी ऑन ए पर्टिकुलर डे। ये सही उसका स्टेटमेंट होता है। एक बैलेंस शीट किसी भी फर्म की उसकी आस्तियों और उसकी देयताओं का विवरण है किसी एक विशिष्ट तारीख को, उसको बोलते हैं बैलेंस शीट। ठीक है राजू जी, आपने अच्छा प्रयास किया, क्योंकि जब हम प्रयास करते हैं बोलने के लिए हम सोचते हैं तो उस समय वर्ड्स नहीं आते हैं, क्योंकि नॉर्मली बोलने की आदत नहीं रहती। लेकिन अगर आपको पूछा जाए बैलेंस शीट क्या है, तो बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें किसी फर्म की आस्ति और किसी फर्म के देयताओं का विवरण होता है किसी पर्टिकुलर तारीख को। क्योंकि बैलेंस शीट जो बनी होती है किसी स्पेशल डेट की बनी होती है, उस तारीख पर उस फर्म की जो जो बकाया राशि थी उसी को उठा के बैलेंस शीट बनाया जाता है। और ये बैलेंस शीट का जो है एक स्टेटमेंट होता है जिसमें एसेट और लायबिलिटी का स्टेटमेंट होते हैं। एसेट, किसी भी फर्म का एसेट और लायबिलिटी एक महत्वपूर्ण भुजाएं हैं। एसेट मतलब उस फर्म को आने वाला पैसा, लायबिलिटी किसी उस फर्म से जाने वाला पैसा। इसको सरल तरीके से इस तरीके समझेंगे, आने वाला पैसा को क्या बोलेंगे राजू जी? आने वाला पैसा मतलब आस्ति, और जाने वाला पैसा मतलब लायबिलिटी। लायबिलिटी, आपके ऊपर लायबिलिटी है तो वो पैसा आपसे जाएगा, लेकिन कब जाने वाला, उस मतलब आपके जो बैलेंस शीट में से जाने वाला अगर पैसा है, कोई भी आंकड़ा दिखाया गया है, कोई भी फिगर दिखाया गया है, अगर वो जाने वाला है तो लायबिलिटी होगा, अगर आने वाला है तो एसेट होगा। तो बैलेंस शीट के दो हिस्से होते हैं, एक एसेट और एक लायबिलिटी, और दोनों का स्टेटमेंट किसी पर्टिकुलर तारीख पर देखेंगे तो उसको बोलते हैं बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में आपके प्रमोशन एग्जाम में पूछता है, बैलेंस शीट में टोटल 12 शेड्यूल हैं। कितने हैं? 12 शेड्यूल हैं। तो इसमें शेड्यूल पूछता है कि किस शेड्यूल में क्या आता है। तो आज में हम लोग देखेंगे कि बैलेंस शीट में जो 12 शेड्यूल हैं, तो ये 12 शेड्यूल में कौन कौन से शेड्यूल में क्या आता है और कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और कौन सा चीज याद रखना। तो बैलेंस शीट में पहला हिस्सा जो होता है, अगर बैलेंस शीट में मेरी तरफ अगर देखेंगे, और अगर ये मैं बैलेंस शीट होऊंगा, तो आपके जो लेफ्ट साइड में जो दिखेगा, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके लेफ्ट साइड में जो दिखेगा उसको लायबिलिटी कहते हैं, और राइट साइड में जो दिखेगा उसको एसेट कहते हैं। क्लियर है? आपके लेफ्ट साइड में जो दिखेगा उसको क्या कहेंगे? लायबिलिटी में। आप मेरी तरफ देख रहे हैं तो आपकी लेफ्ट साइड में जो दिखेगा वो होगा लायबिलिटी, आपके राइट साइड में जो दिखेगा वो होगा एसेट। एसेट राइट साइड में क्योंकि उससे आने वाला पैसा है, लेफ्ट साइड में जाने वाला पैसा। बराबर है? तो बैलेंस शीट के 12 शेड्यूल होते हैं। ये 12 के 12 शेड्यूल आपको याद होने चाहिए। बैलेंस शीट में अगर हम पहला भाग अगर देखेंगे तो लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी के 3 हिस्से होते हैं, एक होता है नेटवर्थ होता है, दूसरा होता है करंट लायबिलिटी, और तीसरा होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अब इस बैलेंस शीट में जो 12 शेड्यूल होते हैं, इस 12 शेड्यूल में पहला शेड्यूल है कैपिटल। पहला शेड्यूल है कैपिटल। तो कितने भाग होते हैं? बैलेंस शीट के 3 भाग होते हैं, एक होता है कैपिटल, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, तीसरा होता है करंट लायबिलिटी। तो पहला शेड्यूल अगर देखेंगे तो आप नोट्स बनाना है तो बना लीजिए। पहला शेड्यूल जो है कैपिटल को दिखाता है। शेड्यूल नंबर 1 रिप्रेजेंट द कैपिटल ऑफ द फर्म। तो पहला शेड्यूल है कैपिटल। और ये जो कैपिटल है, कैपिटल से क्या मतलब है शेखर जी? कैपिटल किसे कहते हैं? कैपिटल क्या है? शेयर होल्डर फंड, फंड किया है, पूंजी, पूंजी जो होता है, मालिकों के पूंजी है। शेयर हाँ, होल्डर फंड। जो कैपिटल होता है मालिकों द्वारा लगाया गया पैसा जो होता है उसको बोलते हैं कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल जो है उसको दिखाया जाएगा शेड्यूल 1 में दिखाया जाएगा। दूसरा आता है रिजर्व प्लस सरप्लस। रिजर्व प्लस सरप्लस एक ऐसा आइटम है जो शेड्यूल 2 में दिखाया जाता है। तो आप मानिए
पहला भले ये नहीं पूछा जाता है कैपिटल जो शेड्यूल 1, लेकिन पूछा जाएगा, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, शेड्यूल 2 रिजर्व प्लस सरप्लस, क्योंकि इसमें एक सवाल है जो बार बार पूछा जाता है, अगर आपकी फर्म ने प्रॉफिट कमाया है तो वो कौन से शेड्यूल में जाके शामिल होता है। तो प्रॉफिट शुड बी द फिगर इज डिफाइंड एज रिजर्व एंड इट रिप्रेजेंटेड एज शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 में दिखाया जाता है। तो शेड्यूल 2 में आता है रिजर्व प्लस सरप्लस। रिजर्व में 4 तरह के रिजर्व होते हैं। एक होता है स्टैट्यूटरी रिजर्व। स्टैट्यूटरी रिजर्व एक ऐसा रिजर्व है कि कंपनी को या फर्म को कुछ हिस्सा जो है उनको रिजर्व रखना पड़ता है, उस हिस्सा को आपको मैंडेटरी तरीके से रिजर्व रखना पड़ता है, जिसको स्टैट्यूटरी रिजर्व कहते हैं। मान लीजिए ऐसा कोई मिनिमम अमाउंट उनको कैश के रूप में या ऐसा कोई लिक्विडिटी के रूप में रखो जो जल्दी से लिक्विडिटी हो जाए, सिक्योरिटी के तौर पे हो, जो एक्चुअल में लिक्विडिटी के तौर पे आ जाए, तो उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी में देखिए ऐसे सिक्योरिटी रखते हैं जो एकदम सिक्योर टाइप के हों, जैसे कैश है, या रेडिली मार्केटेबल हो, जो जल्दी से लिक्विड मनी में चेंज हो जाए, उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी रिजर्व। दूसरा होता है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में क्या होता है, जो मालिकों द्वारा जो कैपिटल जिसमें लगाया गया है उसमें एक रिजर्व ऐसा होता है कि इतना रुपए तो रहना ही रहना, इसमें हम कैपिटल जो है इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। और दूसरा सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये जो शेयर्स वगैरह जारी करते हैं और पेड जो कंट्रीब्यूशंस होते हैं उनमें से वाला हिस्सा है, उसका जो प्रीमियम राशि है, जो प्रीमियम राशि जो आपको लगाना है और वो मिनिमम रखना है, उसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। और एक होता है अदर रिजर्व। अदर रिजर्व में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो इस स्क्रीन में अभी तक के जितने चीज पढ़े, इसमें इंपॉर्टेंट ये है, सवाल आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, अगर प्रॉफिट है तो वो कौन से शेड्यूल में दिखाया जाएगा, और इसका उत्तर देंगे हमारे विनायक पाल जी। बताइए विनायक पाल जी, अगर प्रॉफिट दिखाया गया है तो बैलेंस शीट के कौन से शेड्यूल में दिखाए जाएंगे? शेड्यूल 2। वाह, आपको सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, आपको इनाम दिया जाता है। आप ये सवाल आएगा तो आप इसको बराबर कर लेंगे, ठीक है। तो शेड्यूल 2 इसलिए हम रिपीट करवाए हैं क्योंकि यही एक आपके लिए एक इम्पोर्टेंट लग रहा है, प्रॉफिट पूछा जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 ये भी पॉपुलर सीरीज का सवाल है राजू जी, है ना। शेड्यूल 3 डिपॉजिट्स जो होते हैं वो शेड्यूल 3 में दिखाए जाते हैं, शेड्यूल 3 में दिखाए जाते हैं। तो डिपॉजिट जो हैं ये 3 तरह के डिपॉजिट होते हैं, डिमांड डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट, है ना। और इस जो डिपॉजिट शेड्यूल 3 में दिखाया गया है, इसमें डिमांड डिपॉजिट जिसमें आता है आपका करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट भी आता है। तो डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट 2 तरह के डिपॉजिट होते हैं एक्चुअल में। सेविंग जो है डिमांड डिपॉजिट का ही हिस्सा होता है। डिमांड डिपॉजिट में 2 डिपॉजिट होते हैं, एक करंट अकाउंट डिपॉजिट होते हैं, एक सेविंग डिपॉजिट होते हैं, और एक होता है टर्म डिपॉजिट। तो अगर ऐसा पूछेगा नहीं शेखर जी, शेखर ये पूछेगा कि डिपॉजिट जो है बैलेंस शीट के कौन से शेड्यूल में दिखाया जाता है, तो सीधा आंसर आपका बैलेंस शीट जो है उसके शेड्यूल 3 में डिपॉजिट दिखाया जाएगा। चलिए, और इसमें ये जो डिमांड डिपॉजिट लिखा है इसी के अंदर सेविंग और करंट आते हैं। टर्म डिपॉजिट में जैसे आरडीएस हो गए, फ्लेक्सी डिपॉजिट्स हो गए, फिक्स डिपॉजिट रिसीट हो गए, टाइम डिपॉजिट रिसीट हो गए, ये टर्म डिपॉजिट में आते हैं। चलिए अब बात करते हैं शेड्यूल 4। ये भी एक याद रखने वाला, शेड्यूल 4 के बारे में काफी पूछा जाता है। बोरोइंग जो है वो कौन से शेड्यूल में दिखाया जाता है? बोरोइंग जो है कौन से शेड्यूल में दिखाया जाता है? बोरोइंग जो है शेड्यूल 4 में दिखाया जाता है। और बोरोइंग अगर आरबीआई से भी बोरोइंग कर सकते हैं, अगर कहीं अदर इंस्टीट्यूट से बोरोइंग किए हैं, अदर बैंक से किए हैं, कोई एजेंसी से किए हैं, या आउटसाइड इंडिया किए हैं, सारा बोरोइंग होता है। बोरोइंग को यहाँ पर विनायक पाल जी आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे बैलेंस शीट का 2 हिस्सा होता है, एक होता है एसेट, एक होता है लायबिलिटी। तो जब भी कोई टर्म आए ना, यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि ये मैं हूँ, तो मेरे से ये पैसा जाने वाला है कि आने वाला है। अगर जाने वाला है तो क्या होगा? लायबिलिटी होगा। आने वाला है तो एसेट होगा। तो अगर उदाहरण के तौर पर ये डिपॉजिट है, तो किसी का डिपॉजिट हमारे पास है, तो ये जाने वाला पैसा है कि आने वाला पैसा है? लाइबिलिटी जाने वाला पैसा है, तो ये क्या होगा? लायबिलिटी हो गया। अच्छा, इसमें एक बात और भी क्लियरिटी है, अगर
ये पैसा जो है दूसरे लोगों ने दिया है, बाहरी लोगों से लिया गया पैसा, और ये जब लिया गया है तो उसको देना पड़ेगा, इसलिए ये क्या हो गया, हमारा लाइबिलिटी हो गया। इसलिए शेड्यूल 3 में डिपॉजिट को दिखाया जाता है, क्योंकि अभी हम लाइबिलिटी साइड पढ़ रहे हैं। एक और चीज आपको डेफिनेशन है, क्लियर कर दे रहा हूँ। अगर तो उस बैलेंस शीट के 1 साल के अंदर वो पैसा जाने वाला है तो उसको करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। अगर ऐसा पैसा जो जाने वाला है और 1 साल के बाद जाने वाला है उसको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। क्लियर है? तो डिपॉजिट जाने वाला पैसा है। अब ये जो कैपिटल है, ये जाने वाला पैसा है कि आने वाला पैसा है? जाने वाला सर, लाइबिलिटी जाने है वाला। किसको जाएगा? ये मालिकों को जाएगा, मालिक को। आपके जो मालिक है ना उनको जाएगा, इसलिए जाने वाला पैसा है। ये रिजर्व सरप्लस ये भी जाने वाला पैसा है। क्यों 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 जाने वाला पैसा है? प्रॉफिट क्यों जाने वाला पैसा है, विनायक जी बताइए। क्योंकि सर मालिकों ने पैसा खटाया, मालिकों को जाएगा, लगाया है है ना? तो तो ये profit दो जगह जा सकता है, या तो मालिक को डिविडेंड के रूप में चला जाएगा, या उसी से बिजनेस को में फिर लगा देंगे तो पूंजी में चला जाएगा। ठीक, तो इसलिए हाँ। जाने वाला पैसा है। डिपॉजिट जाने वाला पैसा क्योंकि बाहर से लिया है। अब आता है बोरोइंग। बोरोइंग भी जाने वाला पैसा है, क्योंकि आपने इस कहीं से बाहर से लाया है कि भाई मुझे पूंजी दे दीजिए, मैं बिजनेस करने आया हूँ, मुझे पैसा दे दीजिए। आरबीआई को बोला कि हम आपको लौटा देंगे, तो अदर किसी जगह से, इंस्टीट्यूट से, एजेंसी से लिया गया बोरोइंग, इसको बोलते हैं जाने वाला पैसा है। तो बोरोइंग के लिए शेड्यूल 4। तो यहाँ पर हम शेड्यूल 4 पढ़ चुके हैं। टोटल शेड्यूल है 12 बैलेंस शीट के। पहला शेड्यूल है कैपिटल, शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 कैपिटल, शेड्यूल 2 रिजर्व सरप्लस, शेड्यूल 3 डिपॉजिट, शेड्यूल 4 बोरोइंग। कोई कंफ्यूजन नहीं। कैपिटल भी जाने वाला पैसा है, सरप्लस भी जाने वाला पैसा है, और डिपॉजिट भी जाने वाला पैसा है, बोरोइंग भी जाने वाला पैसा है, किसी को लौटाना है। तो शेड्यूल 1 आपका है कैपिटल, शेड्यूल 2 आपका है रिजर्व सरप्लस, शेड्यूल 3 डिपॉजिट, शेड्यूल 4 बोरोइंग। तो बोरोइंग मैं वही बोला कि हम एक व्यापार करने के लिए उतरे हैं तो हमें पूंजी चाहिए, है ना? और मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं ना, सबको रिटायरमेंट के बाद मैं व्यापार करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? व्यापार, बिजनेस, है ना? यार एक बात बताओ, हम लोग इतना बैंक में रह के इतने लोगों को बिजनेस करा रहे हैं ना, मिलेनियर बना दे रहे हैं, एंटरप्रेन्योर बना दे रहे हैं, तो क्या हम लोग भी रिटायरमेंट थोड़ा 5-5 साल पहले रिटायर हो जाना, और मेरे साथ अगर रिटायरमेंट से 5 साल तक जुड़े रहे ना, तो एंटरप्रेन्योर ने बना दिया तो बताना। इतने सारे आइडियाज हैं हमारे पास। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए तैयार हैं तो बोलिए हाँ। हाँ सर, सर। यस सर। बेहतर एंटरप्रेन्योर मैं तो अभी से तैयार हूँ सर। हाँ सर, हाँ सर। रोजगार देंगे लोगों को, और ईमानदारी से, ईमानदारी, ऑनेस्टी, और अपने बाहुबल, अपने काबिलियत और अपने स्किल, अपने टेक्नोलॉजी के साथ काम करेंगे। ठीक है, तो शेड्यूल 1 पढ़े हैं हम लोग, आपका कैपिटल। शेड्यूल 2 है रिजर्व, शेड्यूल 3 है डिपॉजिट, शेड्यूल 4 है बोरोइंग। तो बोरोइंग। इन सब में हम ज्यादातर जो पूछता है प्रॉफिट वाला ही पूछता है, लेकिन हायर स्केल में पूछता है। स्केल 1 to 2, 2 to 3 में पूछता है कि अगर प्रॉफिट आए तो कहाँ जाता है, तो वो जाता है आपका शेड्यूल 2 में। लेकिन क्लरिकल टू ऑफिसर में डिपॉजिट वाला पूछता है। डिपॉजिट जो है किस में आएगा? शेड्यूल 3 में। और बोरोइंग भी काफी पॉपुलर सीरीज का है। अब आता है शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 भी पूछता है, लेकिन ये हायर स्केल में पूछता है शेड्यूल 5 किस में जाएगा। अब बताओ, शेड्यूल 5 में है अदर लाइबिलिटी एंड प्रोविजन। तो आपको क्या पूछेगा? अदर लाइबिलिटी एंड प्रोविजन शुड बी नोटेड इन विच शेड्यूल, या अदर लाइबिलिटी एंड प्रोविजन इज टू बी डिस्प्लेड इन विच शेड्यूल। तो हमको याद रखना है कि अदर लाइबिलिटी और अगर प्रोविजन है तो शेड्यूल 5 में दिखाए जाएंगे। अब ये अदर लाइबिलिटी और प्रोविजन क्या है, ये हम बताते हैं। अदर लाइबिलिटी और प्रोविजन, अदर लाइबिलिटी और प्रोविजन, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल ये कैसी बला है, इसको हमारा विनायक पाल समझाएगा थोड़ा। ये डॉक्टर टाइप का दिखता है, एकदम सीरियस डॉक्टर। बताओ विनायक पाल, तब तक हम चाय बिल्स पेबल मतलब सर जैसे कि ऑफिस का रेंट पेबल, इसके बाद टैक्स पेबल, इसके बाद आपका मतलब कुछ रॉ मटेरियल खरीदा उसका पैसा देना है। इसके बाद सोचिए कि बढ़िया बढ़िया, ठीक है, जैसे आपने हिंट दे दिया। ऐसा ही कुछ है सर। बिल्स पेबल का मतलब ये होता है कि उस महीने का खर्चा है, लेकिन अभी आपने पेमेंट नहीं किया। जैसे ऑफिस में बिजली बिल यूज किया है ना, ये कौन पिछले अगस्त महीने का बिजली बिल यूज किया ना शेखर जी? बिजली यूज किया, कंज्यूम किया बिजली, लेकिन अगस्त महीने का वो खर्चा है ना, जो बिजली में खर्चे किया अगस्त महीने खर्चा है ना शेखर जी? लेकिन आप बताओ शेखर भाई कि जो अगस्त महीने का खर्चा है उसको अगस्त में क्यों खर्चा नहीं किया आपने?
अगस्त में ही करना चाहिए ना, ये तो एक्रूअल बेसिस पे है अगस्त में, इसलिए खर्चा नहीं किए क्योंकि अगस्त का बिल तो हमारे पास आया नहीं तो हम पे कैसे करेंगे, वो आएगा सितंबर में 15 तारीख को पे करेंगे, इसलिए बिल्स पेबल में जाता है। तो क्या करती है बैंक, उस अगस्त महीने के खर्चे को P&L से डेबिट करती है। मोटा मोटी देखती है 10,000 का बिजली बिल आता है तो 10,000 का बिजली बिल हम P&L में डेबिट करेंगे और उसको डेबिट करके यहाँ क्रेडिट कर देंगे अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन। क्यों करेंगे, क्योंकि भैया ये पैसा बिजली वाला आएगा उसको देना है, हमारी ये लायबिलिटी है, हमारी ये लायबिलिटी है, उस लायबिलिटी के लिए हमने प्रोविजन किया। क्यों, क्योंकि उसने बिल नहीं दिया, तो हम एक एवरेज बिल लेके रख देते हैं, तो उसको बिल्स पेबल है। इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट है। इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट क्या है बता रहा हूँ, आप PPF सुकन्या ये सारी चीजें कलेक्ट करते हैं ना शेखर जी, तो PPF सुकन्या कलेक्ट करते हैं, तो मान लीजिए PPF में कलेक्शन आया आपका और एक आपका इंटर ऑफिस अकाउंट एडजस्टमेंट है, तो PPF में 4 लाख का पेमेंट आ गया, ठीक है, 4 लाख का पेमेंट आ गया, लेकिन वो 2 लाख का उस पर रिसीट आया, तो लेकिन 2 लाख तो और आपका पेबल हो गया ना, 2 लाख पेबल, तो इसके लिए प्रोविजन करते हैं, हम मांगेंगे बाद में गवर्नमेंट से, लेकिन फिलहाल तो पेमेंट करना पड़ेगा ना, कस्टमर तो आके खड़ा हो गया ना, तो इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट में जो नेटिंग होता है वो भी आपकी लायबिलिटी होती है। एक्रूड इंटरेस्ट है, एक्रूड इंटरेस्ट, फिर आपका अदर प्रोविजन है। एक्रूड इंटरेस्ट मतलब ऐसी जगह जहां पर इंटरेस्ट पेमेंट करना है लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किए, उसके लिए एक्रूड इंटरेस्ट हम लोग प्रोविजन करके रखते हैं, क्योंकि इसको बाद में देना होता है, क्योंकि ये इंटरेस्ट जो है उसका पैसा इस महीने हमारे पास जमा था इसलिए हमको इंटरेस्ट देना है। तो ये अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन है, मतलब ऐसी राशि जहां पर हमको उसको देना है, इसको अदर लायबिलिटी एंड अदर प्रोविजन। ये भी हायर स्केल में पूछता है, शेड्यूल 5 का हिस्सा है अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन। चलिए अब आता है शेड्यूल 6। शेड्यूल 6 जो है अब आता है, ये जो 5 पहले पढ़ाए ये लायबिलिटी वाला हिस्सा है। लायबिलिटी में 5 हिस्सा खत्म हो गए। पहला लायबिलिटी के वैसे 3 हिस्से होते हैं, एक होता है कैपिटल होता है, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी, लेकिन यहाँ पर शेड्यूल के हिसाब से देखेंगे तो 5 हो जाता है। 5 इसलिए हो जाता है क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो कैपिटल है, कैपिटल के 2 हिस्से हैं, वो 2 शेड्यूल कर लेता है। कैपिटल में क्या है, एक कैपिटल होता है शेड्यूल 1 और एक होता है सरप्लस रिजर्व कैपिटल जो है शेड्यूल 2, तो ये दोनों कैपिटल नेटवर्क का हिस्सा है। तीसरा है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में एक देखिए डिपॉजिट में भी करंट लायबिलिटी है और ये भी करंट लायबिलिटी है, अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन। तो जो डिपॉजिट है उसको शेड्यूल 3 में आता है और शेड्यूल 4 में बोरोइंग आता है और शेड्यूल 5 में अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन आता है। अब आते हैं एसेट साइड। एसेट मतलब आने वाला पैसा, कैश है, कैश इन हैंड है, वो कैश इन हैंड है। आने वाला पैसा क्या, वो तो आ ही गया, हमारे पास ही है ना राजू जी, कैश इन हैंड अपने पास ही है, तो ये हो गया एसेट, आपका एसेट है, क्योंकि ये जो है आपके पास ऑलरेडी है कैश इन हैंड। दूसरा बैलेंस विद RBI, जो बैलेंस विद RBI, बैलेंस के पास करंट अकाउंट में पैसा रखा हुआ है ना, RBI में पैसा जमा करते हैं, करंट अकाउंट में जमा हो जाता है, तो ये बैलेंस विद RBI है और कैश इन हैंड है, ये एसेट है। तो आपको सवाल ही पूछा जाएगा कैश और बैलेंसेस विद RBI ये कौन से शेड्यूल में दिखाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा शेड्यूल 6। लेकिन ये अभी तक 2 साल में तो 3 साल में तो कभी नहीं पूछा गया ये शेड्यूल 6, मतलब ये सब शेड्यूल 6 को पूछा ही नहीं गया। तो शेड्यूल 6 मतलब कैश बैलेंस विथ RBI, याद रख लीजिए। दूसरा है शेड्यूल 7, ये भी कभी नहीं पूछा गया। शेड्यूल 7 है कि बैलेंस विथ बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। पहला वाला हिस्सा जो एसेट का था जिसको शेड्यूल 6 की बात कर रहे हैं, शेड्यूल 6 में जो आइटम्स होते हैं जैसे कैश इन हैंड हो गया या RBI के पास कैश रखे गए हैं, तो वो शेड्यूल 6। लेकिन अगर हम किसी दूसरे बैंक के साथ पैसा रखें, है ना राजू जी, आप पैसा रखते हो ना, स्टेट बैंक के पास एक अकाउंट रखते हैं ना, क्यों रखते हैं, कलेक्शन वगैरह चेक वगैरह या कोई कई बार RTGS कहीं करना है, कुछ करना है तो स्टेट बैंक में मेंटेन करते हैं, फिर हर महीना उसको रिकनसाइल करके हेड ऑफिस को भेजते हैं और सारी चीज़ें उसको निगरानी रखते हैं कि उसमें जो भी पैसा कलेक्शन वगैरह का इधर उधर करना है। मान लीजिए आप जहाँ पर क्लियरिंग हाउस नहीं है, ये त्रिपुरा ग्रामीण बैंक से बहुत सारे चेक आए, तो आप क्या करते हो, स्टेट बैंक में वहीं दे देते हो, स्टेट बैंक में जमा हो जाता है, फिर वहाँ से आप त्रिपुरा बैंक को उनको पैसे दे देते हो, उसी में रिकनसाइल होता रहता है। तो इसको बोलते हैं, अगर किसी दूसरे बैंक के साथ अगर अकाउंट है, करंट अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट,
मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस विद बैंक अदर इंस्टीट्यूट, तो इसको बोलते हैं शेड्यूल 7, और ये भी कभी पूछा नहीं गया शेड्यूल 7। तो शेड्यूल 6, शेड्यूल 7, ये शेड्यूल 6 है कैश एंड आरबीआई विद कैश। शेड्यूल 7 जो है वो बैंक के साथ डिपॉजिट है, कुछ करंट अकाउंट के रूप में, डिपॉजिट अकाउंट के रूप में, या मनी एंड कॉल शॉर्ट नोटिस विद बैंक्स, तो उसको बोलते हैं शेड्यूल 7। अब आता है शेड्यूल 9। ये पूछा गया है कि जो इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट कौन से शेड्यूल में दिखाया जाता है। तो ये पूछा गया इन्वेस्टमेंट जो है कौन से शेड्यूल में दिखाया गया। इन्वेस्टमेंट जो है शेड्यूल 8 में दिखाया गया। तो ये भले ही मतलब 30% इसके चांस हैं इसके पूछे जाने के, लेकिन अगर इसको जानना है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो शेड्यूल 8 का हिस्सा है, शेड्यूल 8 में दिखाया जाता है। इन्वेस्टमेंट चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में इंडिया में हो या इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया हो, दोनों ही सारे इन्वेस्टमेंट जो है शेड्यूल 8 में आएंगे, शेड्यूल 8 में आएंगे। तो ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट के अभी तक 8 शेड्यूल हम पढ़ चुके हैं। 5 शेड्यूल है लायबिलिटी, और अभी तक 3 शेड्यूल पढ़े हैं एसेट। पहला शेड्यूल है शेड्यूल 1 कैपिटल, शेड्यूल 2 जो है सरप्लस प्लस रिजर्व, रिजर्व प्लस सरप्लस, शेड्यूल 3 डिपॉजिट, शेड्यूल 4 जो है आपका बारोइंग, और शेड्यूल 5 जो है आपका अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन, शेड्यूल 6 जो है कैश इन हैंड, रोकड़ा, कैश विद आरबीआई, ये शेड्यूल 6, और शेड्यूल 7 जो है कैश इन मतलब अमाउंट पार्कड इन अदर बैंक अकाउंट, किसी दूसरे बैंक में अगर पैसा पड़ा है तो उसको बोलते हैं शेड्यूल 7। और शेड्यूल 8 जो है वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो है चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इंडिया में हो चाहे बाहर में हो, ये जो इन्वेस्टमेंट है ये शेड्यूल 8 का हिस्सा बनेंगे। चलिए अब आता है शेड्यूल 9। ये पॉपुलर है, इसको तो बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा, है ना। शेड्यूल 9 एडवांसेस जो हैं, एडवांसेस को कौन से शेड्यूल में दिखाया जाता है। और ये जो एडवांसेस है बैंक के, हाँ जी शेखर जी, बैंक के 2 मुख्य काम क्या हैं शेखर जी। 5BF बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 क्या कहता है शेखर भाई। To accept deposit and to give advances, सरप्लस पैसा है वहां से advance देने के लिए। सरप्लस पैसा स्वीकार करना, और जहाँ पे डेफिशिएट है वहां पे लोन के रूप में ये देना। बढ़िया जवाब दिया विनायक जी हैं, आपको हमने बोला नहीं था, फिर भी देखो ये बढ़िया जवाब दिया। मतलब बैंक का जो मूलभूत काम है आपका, एक्चुअल में आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मूलभूत काम ही यही है। आप एज ए जिम्मेदार बैंकर जहां भी आपको रख दिया जाए, सपोज आपको ट्रांसफर करके इधर त्रिपुरा में रख दिया जाए, या आपको बिहार पटना में रख दिया जाए, या मध्य प्रदेश में रख दिया जाए, तो आपका काम क्या होना चाहिए, अपने इलाके के चारों तरफ जहां भी सरप्लस पैसा है ना, सरप्लस घर जाके ले लो उसके, हैं इधर। ये देखो ना, ये जैसे अपन क्या नाम है इधर, और कौन है यदि शंकर महाराज है ना, तो शंकर महाराज के आसपास पोस्टिंग होती ना आपकी, तो उनसे दोस्ती कर लो, उनके घर चले जाओ। क्यों दोस्ती करना है भैया, उनका सर पर जो सरप्लस पैसा है उसको खींचना है हमको। क्या करना है, उनके पास सरप्लस पैसा को हमारे बैंकिंग सिस्टम में लाना है, ताकि हम जहाँ डेफिशिएट है वो पैसा को पहुंचाएंगे लोन के रूप में। तो ये एडवांसेस है, ये शेड्यूल 9 में दिखाया जाता है। और एडवांसेस जो हैं ये बिल परचेस के माध्यम से, डिस्काउंटेड के माध्यम से, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, टर्म लोन, जितने तरह के आप लोन देते हैं। हालांकि आपके सारे ब्रांचेस ये बिल परचेस एंड डिस्काउंटिंग नहीं करते होंगे, है ना, लेकिन ये आपके बड़ी ब्रांचेस करती हैं बिल परचेस एंड डिस्काउंटेड, है ना। जहाँ भी बिल्स रहते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज रहते हैं, या चेक है ना। अगर किसी को 10 करोड़ का चेक मिला है, ठीक है, 10 करोड़ का चेक मिला है, और वो बोलता है कि सर मेरे को गवर्नमेंट से 10 करोड़ का चेक मिला है, चेक का पैसा 3 महीने बाद मिलेगा, या मेरे को ये पैसा मिलेगा, तो वो ऐसे जो है डिस्काउंटिंग किए जाते हैं। तो बिल परचेज डिस्काउंटेड, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एंड टर्म लोन, ये लोन है, सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट्स है, एडवांसेस आउट, जितने भी एडवांसेस हैं वो दिखाए जाएंगे शेड्यूल 9 में। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया, शेड्यूल 9 एडवांसेस, ठीक है। अब बात करते हैं शेड्यूल 10 फिक्स एसेट। ये भी पूछा जाता है कई, मतलब ये भी पूछा गया, फिक्स एसेट किस कहाँ दिखाया जाता है। फिक्स्ड एसेट इज शोन इन विच शेड्यूल, तो फिक्स्ड एसेट इज शोन इन शेड्यूल 10। फिक्स्ड एसेट क्या होता है, जैसे प्रीमाइसेस हैं, प्रीमाइसेस हैं या अदर फिक्स्ड एसेट हैं, ऐसा एसेट जो लंबे समय के इस्तेमाल के लिए रखी गई हो,
है ना, उसको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट, या जिसका उनके मूलभूत तो उसमें बिजनेस में शामिल ना हो, उसका उपयोग उस बिजनेस के ऑपरेशन को रन करने के लिए, उसको उपयोग करने के लिए किया गया हो, उसको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट में जैसे प्रीमाइसेस हैं, अदर फिक्स्ड एसेट हैं, इनको फिक्स्ड एसेट और फिक्स्ड एसेट को शेड्यूल 10 में दिखाया जाता है। अब बच गए 2 शेड्यूल, टोटल हैं 12 शेड्यूल, 5 तो हैं लाइबिलिटी के, और जो हैं अभी हम 5 पढ़ चुके हैं एसेट्स के। तो लाइबिलिटी में 2 महत्वपूर्ण हैं, लाइबिलिटी में 3 के, लाइबिलिटी में 4 महत्वपूर्ण हैं। एक तो प्रॉफिट वाला है शेड्यूल 2, ये महत्वपूर्ण है। डिपॉजिट महत्वपूर्ण है शेड्यूल 3, और आपका जो बोरोइंग है शेड्यूल 4, और शेड्यूल 5 अदर लाइबिलिटी और प्रोविजन, ये चारों इंपॉर्टेंट हैं। अब एसेट में जो अभी तक पढ़े हैं, शेड्यूल 6 कैश इंपॉर्टेंट नहीं है, शेड्यूल 7 डिपॉजिट विथ अदर बैंक इंपॉर्टेंट नहीं है, शेड्यूल 8 जो है, शेड्यूल 8 आपका है इन्वेस्टमेंट, ये इंपॉर्टेंट है शेड्यूल 8। शेड्यूल 9 एडवांसेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एडवांसेस, और शेड्यूल 10 ये भी इंपॉर्टेंट है फिक्स्ड एसेट। तो शेड्यूल 8, 9, 10 तीनों याद रखने हैं। शेड्यूल 8 मैंने बताया, शेड्यूल 8 आपका क्या है विनायक जी? शेड्यूल 8 आपका है इन्वेस्टमेंट, शेड्यूल 8 जो है इन्वेस्टमेंट। शेड्यूल 9 कितना है आपका? एडवांसेस। और शेड्यूल 10 आपका फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट। शेड्यूल 11 अदर एसेट, ये एक बार किसी हायर स्केल में पूछा गया, अदर एसेट को कहाँ दिखाया जाता है? अदर एसेट को शेड्यूल 11 में दिखाया जाता है। तो अदर एसेट जो है शेड्यूल 11 में दिखाया जाता है। तो ये आप नोट कर लीजिए, अदर एसेट क्या क्या होते हैं। अदर एसेट मतलब जो बोलते हैं ना, इनको छोड़ के बाकी सब अदर एसेट हैं। इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट, एक्रूड इंटरेस्ट, टैक्स पेड इन एडवांसेस, स्टेशनरी एंड स्टैम्प्ड, नॉन बैंकिंग एसेट्स, ये सारे अदर एसेट हैं। और अदर एसेट जो दिखाए जाते हैं वो शेड्यूल 11 में दिखाए जाते हैं। अब बात करते हैं शेड्यूल 12, ये इंपॉर्टेंट है शेड्यूल 12। शेड्यूल 12 ये भी पूछा जाता है कि कंटिंजेंट लायबिलिटी जो होते हैं वो कौन से शेड्यूल में दिखाए जाते हैं। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी एक ऐसी लायबिलिटी होती है जो बैलेंस शीट के फुटनोट में दिखाई जाती है, और ये जो है किसी भी समय पैदा हो भी सकती है, पैदा नहीं भी हो सकती है। जैसे बैंक गारंटी है, लेटर ऑफ क्रेडिट है। आपके एक्शन से अगर कोई भी लायबिलिटी फ्यूचर में पैदा हो सकती है, वो कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है। तो इसको शेड्यूल 12 में दिखाया जाता है, कंटिंजेंट लायबिलिटी को। कंटिंजेंट लायबिलिटी को शेड्यूल 12 में दिखाया जाता है। तो ये शेड्यूल 12 जो कंटिंजेंट लायबिलिटी है, इसमें कोई क्लेम कर दिया, और कोई पार्शियल पेड इन्वेस्टमेंट है, लेटर ऑफ क्रेडिट है, लेटर ऑफ बैंक गारंटी है, या ऐसा कोई एक्सेप्टेंस जिसको इंडोर्स कर दिया गया है और बैंक की लायबिलिटी आ गई, बैंक का ऑब्लिगेशन आ गया, तो उसको बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। जैसे आपके बैंक ने किसी को बैंक गारंटी दिया, पार्टी बैंक गारंटी का पैसा भुगतान करने से इनकार कर दिया, तो जो व्यापारी है वो आपके बैंक को क्लेम करता है आप देंगे, तो ये आपकी लायबिलिटी हो गई कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी को शेड्यूल 12 में दिखाया गया। अभी तक हम पूरे सारे शेड्यूल पढ़ लिए। शेड्यूल 1 एक बार और रिपीट करते हैं। शेड्यूल 1 हो गया आपका कैपिटल, शेड्यूल 2 हो गया आपका रिजर्व सरप्लस, शेड्यूल 3 हो गया डिपॉजिट, शेड्यूल 4 हो गया आपका बोरोइंग, शेड्यूल 5 हो गया अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन, शेड्यूल 6 हो गया कैश इन हैंड, शेड्यूल 7 हो गया कैश इन अदर बैंक्स, शेड्यूल आपका जो 7 हो गया आपका अदर बैंक, शेड्यूल 8 हो गया आपका इन्वेस्टमेंट, शेड्यूल 9 हो गया आपका एडवांसेस, शेड्यूल 10 हो गया आपका फिक्स्ड एसेट, शेड्यूल 11 हो गया अदर एसेट, 12 हो गया कंटिंजेंट लायबिलिटी। एकदम याद हो गए। याद आ गया। अब आते हैं, एक बैलेंस शीट का एक फॉर्म और होता है जिसको फॉर्म बी कहते हैं, वो है प्रॉफिट एंड लॉस। क्या कहते हैं इसको? प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा स्टेटमेंट है, राजू जी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में क्या जानते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? फर्म का लाभ और हानि सर। हाँ जी, किसी भी फर्म का लाभ और हानि उसके हाँ। फाइनेंशियल हेल्थ को बताता है सर, कितना उसका जो है कि लॉस है और प्रॉफिट है एक वित्तीय अच्छा। वर्ष में। शेखर जी क्या है प्रॉफिट एंड लॉस? अगर पूछेंगे, जैसे इंटरव्यू में पूछ लिया, बताइए प्रॉफिट एंड लॉस क्या है?
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो होता है जो किसी भी फर्म की हेल्थ को दर्शाता है, मनी को क्या हेल्थ बोलते हैं, नहीं दिखाएगा। एक्चुअल में फाइनेंशियल आपको प्रॉफिट एंड लॉस को इस तरह से सरल तरीके से समझिए। प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा अकाउंट है जो आपके पूरे साल भर जो ऑपरेशन किए हो ना, साल भर जो आप गतिविधि की हो, उसका रिजल्ट है। ठीक है, वो बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस इज ए स्टेटमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन। क्या है? रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन। रिजल्ट। आप जो 365 दिन भागे भागे बैंक में सुबह से लेके शाम तक, दोपहर से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक बैंक 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 करते रहते हो ना, तो ये जो 365 दिन हम साल भर ऑपरेशन किए ना, दौड़ के गए, उधर रिकवरी लाए, क्या लाए, ये हमारा जो ऑपरेशन किए हैं, उस ऑपरेशन का रिजल्ट दिखाता है, उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। है ना, कि हमारा रिजल्ट क्या है भैया। तो सिंपल सी भाषा में बोलना सर, प्रॉफिट एंड लॉस इज द स्टेटमेंट विच इंडिकेट्स द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन। हम जो ऑपरेटिव तरीके से काम काज किए, उसका रिजल्ट क्या निकला, वो प्रॉफिट एंड लॉस होता है। अब दूसरा इसका साधारण बात यह है कि प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा अकाउंट है, जैसे हमारे इधर दीपू जी और कुणाल पांडे जी सब बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस इज ए स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, मतलब इनकम और एक्सपेंसेस का स्टेटमेंट फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। एक पूरे पीरियड में आपके कमाई कितना हुआ, खर्चा कितना हुआ, उसका स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस है ना। सरल बात शेखर जी। यस सर। मेरी बात को दोहरा दीजिएगा कि प्रॉफिट, में पहले सुन लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस इज ए स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। पढ़ के बताइए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द स्टेटमेंट ऑफ, यहाँ लिखा है, देखो ये तो लिखा है स्क्रीन पर ही है। इनकम एंड Income and expenditure. एक्सपेंसेज। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस इज ए स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। देखिए, बैलेंस शीट जो है पर्टिकुलर डेट का होता है, 31 मार्च 2022, है ना। बैंकों के लिए 4 बार बनाया जाता है, लेकिन अदर के लिए कम से कम मिनिमम 1 साल में 1 बार बनाना है। ठीक है, लेकिन अगर बैंकिंग कंपनी है तो साल में 4 बार बनाना है, जून, सितंबर, दिसंबर, मार्च। लेकिन अदर कोई फॉर्म में कंपनी है तो उनको साल में 1 बार भी बनाने से चलेगा। वहाँ एसेट एंड लायबिलिटी का स्टेटमेंट था, यहाँ पर इनकम और एक्सपेंडिचर का जो स्टेटमेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस इज ए स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। एक पीरियड में, जैसे 1 साल में उसका जो खर्चा कितना हुआ, तो उसकी आमदनी कितना हुई, उसका लेखा जोखा जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 चीजें लिखी हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट एंड लॉस। इनकम और एक्सपेंडिचर, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, नीचे रिजल्ट आएगा। आपने कमाया कितना, आपने खर्च कितना किया, दोनों को माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा, है ना। तो इसको सरल तरीके से हम इसको और देखते हैं कि इसमें जो शेड्यूल है, इसमें 4 शेड्यूल और हैं, वो शेड्यूल में क्या क्या चीज आते हैं। तो शेड्यूल अभी तक 12 पढ़े थे, अब शेड्यूल 13 आ गया। शेड्यूल 13, हालांकि ये वाला शेड्यूल, प्रॉफिट एंड लॉस का शेड्यूल, अभी तक किसी भी प्रमोशन एग्जाम में पूछा नहीं गया है, मतलब 12 के बाद वाला पूछा नहीं गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दे रहे हैं। शेड्यूल 13 है इनकम, शेड्यूल 13 है प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा, और ये इनकम को दिखाता है। और हमारा इनकम जो है, सबसे पहला इनकम होता है इंटरेस्ट इनकम होता है। हम जब लोन देते हैं तो हमारा मुख्य कमाई जो है उसी इंटरेस्ट से कमाई होता है। इंटरेस्ट, डिस्काउंट एंड एडवांस एंड बिल, जो एडवांस देते हैं उनमें इंटरेस्ट या डिस्काउंट का पैसा पाते हैं, तो वो हमारी कमाई होती है। फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जहाँ भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पर हमको इनकम होता है। और इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई, अगर हम जैसे एक है ना स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, अगर बैंक, रिजर्व बैंक के पास सरप्लस पैसा होता है तो कहाँ रख देता है राजू जी? अगर रिजर्व बैंक के पास रख देता है तो उसको बोलते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का रेट कितना है अभी राजू जी? 5.15 सर। कितना है? 5.15 5.15%। अब सोचो 5.15% है, अगर हम हमारे पास सरप्लस पैसा नहीं है और हम अगर लोन नहीं दे पा रहे हैं, लोन देते तो हो सकता है 7% मिलता, केसीसी में 7% मिल जाएगा,
अगर गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स में करेंगे तो भी वही 7 to 8% ऐसे मिलेगा। अगर हम रिटेल सेगमेंट में जाते हैं थोड़ा ज़्यादा हायर में मिलता है। लेकिन अगर हम लोन नहीं दे पा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, ये पैसा आरबीआई के पास रख देते हैं, तो हमें मिलता है 5.15 मिलेगा। तो ये सारे इंटरेस्ट इनकम जो है ये शेड्यूल 13 का हिस्सा है। तो शेड्यूल 13 में इनकम को दिखाया जाता है। अब बात करते हैं शेड्यूल 14। शेड्यूल 14 में अदर इनकम। शेड्यूल 13 जो है इंटरेस्ट इनकम को दिखाया है। और बैंक में दो तरह के इनकम होते हैं, एक इंटरेस्ट इनकम होता है, एक अदर इनकम होता है। अदर इनकम मतलब जहाँ पर कमीशन, एक्सचेंज, ब्रोकरेज, ये कमीशन है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ करता है, जैसे म्यूचुअल फंड करता है और हमारे थ्रू रोटेट होता है, तो अगर उसको इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे तो उसमें से अगर हमको कुछ प्रॉफिट का हिस्सा देता है तो उसको बोलते हैं उसमें इनकम हो गया। प्रॉफिट ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, प्रॉफिट ऑफ एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, इनकम फ्रॉम डिविडेंड, कहीं इन्वेस्टमेंट किया तो उसका डिविडेंड। मतलब इंटरेस्ट इनकम को छोड़ के अदर इनकम जो भी है वो शेड्यूल 14 का हिस्सा होंगे। जैसे अटल, सॉरी, थर्ड पार्टी बीमा बैंक करते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, बैंक का इंश्योरेंस करते हैं ना। तो बैंक का इंश्योरेंस में जो कमीशन मिलता है वो कौन सा इनकम होगा, वो अदर इनकम होगा। और ये कमीशन के एरिया में आएगा, क्योंकि जितना भी बैंक का इंश्योरेंस करते हैं उसमें जो कमीशन मिलता है वो हमारा इनकम होता है। और वो इनकम अदर इनकम में दिखाएगा, शेड्यूल 14 में आएगा। शेड्यूल 14 में आएगा। अब आता है शेड्यूल 15। शेड्यूल 15 में एक्सपेंडिचर, वो भी एक्सपेंडिचर के दो हिस्सा होंगे, एक होगा इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर और एक होगा अदर एक्सपेंडिचर। तो शेड्यूल जो 15 है वो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है। इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर मतलब हम डिपॉजिट में इंटरेस्ट पे करते हैं, इंटरेस्ट ऑन आरबीआई डिपॉजिट, अदर्स डिपॉजिट, अदर जो है अगर मान लीजिए हैं तो ये सारे इंटरेस्ट एक्सपेंडेड होंगे। अदर मतलब और भी जितने भी इंटरेस्ट एक्सपेंड कर रहे हैं ये जो है डिपॉजिट में सारे डिपॉजिट्स आ गए, सेविंग डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, आरडी डिपॉजिट सारे। तो इंटरेस्ट खर्चा है, हम ब्याज भुगतान कर रहे हैं, वो खर्चा है शेड्यूल 15 में दिखाया जाएगा। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस के शेड्यूल की बात करें तो 13 नंबर शेड्यूल जो है वो हमारा इनकम होगा, इंटरेस्ट इनकम। 14 नंबर शेड्यूल जो है वो हो गया हमारा अदर इनकम। 15 नंबर शेड्यूल है वो इंटरेस्ट में जो एक्सपेंडिचर है। और 16 नंबर जो है अदर एक्सपेंसेस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सैलरी है जी, सैलरी क्रेडिट हो गया ना विनायक जी, है ना। सेल पे आया, सेल पे गया रे, है ना। सेल पे ही रहने दो इसको, निकालना नहीं। हमारा विनायक बोलता है हम निकालते कहाँ है सर, सेल पे ही रहता है। यूपीआई करते हैं ना पटाख से, यूपीआई फोन पे, है ना। तो ये जो सैलरी है ना, सैलरी है वो कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर को अगर सरल तरीके से समझें कि किसी फर्म का या किसी एंटिटी का ऐसा खर्चा जो उसके पूरे बिजनेस को रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए खर्चा हो रहा है, तो उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जैसे स्टाफ काम करते हैं, सैलरी है और रेंट है, टैक्सेस हैं, लाइटिंग है, ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड प्रोविजंस है, ये सारे जो हैं आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे। तो अगर पी&एल तो बड़ा आसान है, लेकिन इस पी&एल से जुड़ा हुआ कोई भी शेड्यूल का सवाल आपसे पूछा नहीं गया है। तो पी&एल के 4 शेड्यूल हैं। पी&एल के जो है 13 नंबर शेड्यूल इंटरेस्ट इनकम, 14 नंबर शेड्यूल अदर इनकम, 15 नंबर शेड्यूल इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, 16 नंबर शेड्यूल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब अदर एक्सपेंडिचर। ये सारे 16 हो गए। कितना हो गए, 16 हो गए। अब ये स्क्रीन को देखिए, ये स्क्रीन को देखिए और मैं यहाँ पर शेड्यूल को भी देखिए, शेड्यूल भी लिखा हुआ है ना, शेड्यूल भी लिखा हुआ है। तो मैं फिर भी पूछूंगा और जिससे पूछूंगा वो बताएंगे। अभिनंदन जी मेरी आवाज़ पहुंच रही तो आपकी आवाज़ आनी चाहिए। अभिनंदन कुमार जी, अभिनंदन जी, हम आपका अभिनंदन करते हैं। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है अभिनंदन जी? आवाज़ नहीं जा रही, चलिए। हाँ जी, तो अभी और किससे पूछें? विजय जी, विजय रजक जी हैं?
नहीं है आज तो सब, मतलब ऑन करके सो गए लग रहा है ना। चलिए है सर। हैं कौन है? विजय जी हैं? अरे वाह वाह, आवाज आ गई, मजा आ गया, मजा आ गया, आवाज आ गई। विनय और एक बार बोलिए जरा। विनय विनय कुमार सिंह। अच्छा विनय कुमार जी हैं। विनय जी कैसे हैं आप? जी सर। हाँ सर, बढ़िया है सर। सर हाँ, इस बीच में जो आप बोलते हैं ना सर, हाँ नाम लेकर के बोलते हैं ना, तो ये संजीवनी का काम करता है सर। हाँ रियल विनय जी, हम आपसे सवाल पूछना ये चाहते हैं कि बैलेंस शीट में कितने सर। शेड्यूल होते हैं? बैलेंस शीट में कितने शेड्यूल हैं? सर 16 टोटल है, लेकिन अब 12 जो है वो अपने काम के हैं, बाकी से क्वेश्चन तो नहीं आए, आप ऐसा बता दें। नहीं 16 पूरे पूरे काम के हैं हमारे, लेकिन टोटल 16 शेड्यूल हैं, लेकिन जो 12 शेड्यूल जो हैं वो पूछे जाते हैं। 4 शेड्यूल जो हैं अभी तक जी पूछे नहीं गए हैं, लेकिन काम के हैं सारे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो डिपॉजिट है ना, जी डिपॉजिट जैसे जी सर। डिपॉजिट रखते हैं, वो कौन से शेड्यूल में दिखाया जाता है? बैलेंस शीट के कौन से 3 शेड्यूल में है सर, हैं? 3 में। अरे वाह, कमाल हो गया। तो शेड्यूल ताली 3 बनता में। है इसके लिए, बिना की ताली बजाई, ताली बजाई। अब हम पूछते हैं संजय मीना जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो बताइए, जी जो सर। एडवांसेस हैं कौन से शेड्यूल में आते हैं? एडवांसेस, जो एडवांसेस है लोन वगैरह। एडवांस सर 9 शेड्यूल में। वाह बहुत बढ़िया, ये तो कमाल कर दिया आपने, है ना। अब हम पूछते हैं जी शंकर महाराज से। शंकर महाराज आप बताइए, अदर लाइबिलिटी एंड प्रोविजन जो है कौन से शेड्यूल में आते हैं? अदर लाइबिलिटी एंड प्रोविजन। सर दिख भी नहीं रहा। तो दिखने की क्या जरूरत है, हम तो किसी 5 में सर, 5 में, हाँ 5 शेड्यूल में सर। है ना। ऑप्शन नहीं दिख रहा, देखो यहाँ पर तो 12 ऑप्शन दे के रखे हैं हम, यहाँ पर 12 ऑप्शन है। तो अदर लाइबिलिटी एंड प्रोविजन जो है वो 5 शेड्यूल में दिखाया जाता है। अब हम विनायक जी से पूछेंगे। विनायक जी आप बताइए, इन्वेस्टमेंट कौन से शेड्यूल में आता है? इन्वेस्टमेंट, 8 नंबर से। इन्वेस्टमेंट जो होता है वो 8 नंबर शेड्यूल में आता है। वेरी गुड। राजू जी बताइए, अदर एसेट्स जो है, अदर सॉरी फिक्स एसेट जो है कौन से शेड्यूल में आता है? फिक्स एसेट 10 में सर। 10 में। बहुत बढ़िया। अब आप बताइए, आप हैं मीरा जी, हैं चले गए? मीरा जी लाइन पर हैं? मीरा जमातिया जी, हाँ मीरा जी बताइए जरा कि आपका जो बोरोविंग है वो कौन से शेड्यूल में आता है? बोरोविंग। बोरोविंग जो है कौन से शेड्यूल में आता है? 4th शेड्यूल। हेलो, मीरा जी की आवाज थी? अच्छा नहीं थी। तो जो बोरोविंग है वो होता है शेड्यूल नंबर 4। 4 तो ये 12 शेड्यूल हैं। 12 शेड्यूल यहाँ पर मैंने एक समरी वाइज आपको दिया है। बैलेंस शीट इसी तरह का होता है, जिसमें से अगर पूरा समराइज तौर से देखा जाए तो एक इम्पॉर्टेंट है आपका रिजर्व प्लस सरप्लस, जो शेड्यूल 2 में दिखाता है। डिपॉजिट 3, ये इम्पोर्टेंट है। फिर बोरोइंग 4, अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन 5, फिर इम्पोर्टेंट है इन्वेस्टमेंट 8, एडवांसेस 9, फिक्स एसेट जो है 10, 10 कंटिजेंट लायबिलिटी जो है 12। कंटिजेंट लायबिलिटी 12, इतने इम्पोर्टेंट हैं। वैसे तो ये आसानी से पढ़े हैं तो आप लोग सारे याद रखे होंगे, बट कहते हैं ना कि जिंदगी में किसी चीज से घबराना नहीं है। क्यों डरते हो जिंदगी से? सर क्यों शेड्यूल डर हाँ जी, शेड्यूल 16 में क्या था सर? थोड़ा सा एक बार रिपीट कर दीजिए। 16 में देखिए मैं शेड्यूल, ये तो रेटिंग 12 शेड्यूल हो गए, 12 शेड्यूल यहाँ पर हैं। ऑपरेटिंग। तो 13 नंबर शेड्यूल होता है पी एंड एल से जुड़ा हुआ, तो इसको फॉर्म बी भी कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बी। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है, ए होता है बैलेंस शीट और बी होता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो शेड्यूल 13 होता है इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम मतलब बैंकों में जो एडवांसेस दिए जाते हैं, जो इंटरेस्ट से आय होती है, उसको शेड्यूल 13। शेड्यूल 14 जो है अदर इनकम। अदर इनकम मतलब ब्याज के अलावा अगर कोई कमाई आते हैं, आपने सर्विस देते हो ना, सर्विस चार्ज लेते हो, चेकबुक चार्ज लेते हैं, एटीएम चार्ज लेते हैं, तो ये जो सारे हैं अदर इनकम में आते हैं। फिर आता है शेड्यूल 15, वो है इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर लोगों का पैसा जमा है, उस पर ब्याज देते हैं। और शेड्यूल 16 जो है अदर एक्सपेंडिचर या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलता है, अदर एक्सपेंडिचर या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सैलरी। तो ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्यों डरते हो, जिंदगी में क्या होगा, है ना शंकर सर जी? एक क्वेश्चन जो था। भी होगा तजुर्बा ही होगा। अब जब हम कहीं जाते हैं घूमने के लिए तो कैसे थ्रिल रहते हैं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा,
है ना। जैसे गंगा सागर ये इधर गए, कहीं केरल घूमने गए, कहीं गए तो कैसा होगा कैसा होगा, लेकिन जब घूम फिर के आते हैं ना तो सबको सुना, अरे क्या जानो तुम तो कुएं के मेंढक हो, यहाँ पर पड़े हो, तुम क्या जानो, हम घूम के आए, हमें देखो है इतना। ये हमारे शंकर जी कहीं घूम के आएंगे ना तो पूरे मोहल्ले वालों को बिठा बिठा के, ला रामू काका सब जाके बैठो रे इधर है, सबको कहानी सुनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्यों सुनाते हो शंकर जी? क्योंकि आपके तजुर्बा। पास तजुर्बा हो जाता है। क्या होता है? तजुर्बा हो जाता तजुर्बा। है। तो हम डरे क्यों कि आगे क्या होगा, हम सोचें क्यों कि आगे क्या होगा। बढ़ाते रहो इस हौसले से कदम, क्योंकि जो कुछ न मिला तो क्या हुआ, जो मिला तजुर्बा वो तो नया होगा। तो हमेशा सही। हर दिन पढ़ते रहिए, क्योंकि हर दिन पढ़ेंगे ना तो क्या होगा, जो मिला तजुर्बा वो तो नया होगा। हाँ सर, मेरा एग्जाम तो बहुत लेट है सर, तब तक तो 4 बार बैलेंस शीट पढ़ लूंगा सर मैं। हाँ हाँ जरूर पढ़ेंगे। सर सर एक जगह मैंने पाया था बैलेंस शीट में कितनी शेड्यूल होता है, ठीक है, तो इसका जवाब एक्चुअली क्या होगा, 12 होगा या 16 होगा? 16 बैलेंस शीट की बात बोलेगा तो 12 होगा, और P&L की बात बोलेगा तो 4 होगा, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करेगा तो 16 होगा, हाँ है ना। फाइनेंशियल थैंक स्टेटमेंट यू। फॉर्म ए जो होता है वो बैलेंस शीट होता है, फॉर्म बी जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस होता है, ठीक है। वैसे सवाल नहीं पूछेगा, आप अपने जानकारी के लिए अपने आप को ठीक कर लिए। और अभी एग्जाम तक दूसरा कोई लिटरेचर मत पढ़िए शेखर जी। एग्जाम तक दूसरा कोई लिटरेचर मत पढ़िए, बहुत कन्फ्यूजन है। मतलब बहुत सारे साथियों का मेरे पास व्हाट्सअप आते रहता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से पढ़ते रहते हैं। अभी नहीं पढ़ना है, अभी कुछ भी। अगर भरोसा किए तो अपना ही पढ़ लिए अभी। नहीं और कोई पहले चीज़ चाहिए तो बहुत दिन पहले मुझे जो बता दीजिए। अच्छा है, मतलब अभी मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। देखिए हाँ हाँ सलाह दे रहा हूँ, अपने अच्छा डाउट क्लियर कर लेते हैं ना तो पूछ लिए करिए। और जैसे अभी हम पूछेंगे, जैसे विनायक जी बताइए, जो NRLM का सेकेंड डोज कितना है अभी? सेकेंड डोज 3 लाख से 3 लाख सर। हम्म 3 लाख साल पहले। से 4 साल हाँ, रिपेमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके प्रमोशन एग्जाम में आ रहा है ये। ठीक है। और 30-35 जो क्वेश्चन है अभी, कल का सेशन है ना, कल 2 तारीख, तो कल के सेशन में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो 4 सितंबर और 10 सितंबर के प्रमोशन एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो कुछ तो हैं जो आप पहले से स्टडी कर लिए होंगे, लेकिन जब एक्सपेक्टेड है ही है 4 तारीख के लिए तो क्यों ना चर्चा करते, है ना। कई हाँ साथी सर बोल रहे जरूर सर सर। कि आप सरल सरल क्वेश्चन चर्चा करते हैं, तो सरल ही आएंगे तो कहाँ कठिन चर्चा करके क्या करेंगे, IAS तो थोड़ी ना बनेंगे, है ना। तो कल हम लोग सवालों पे चर्चा करेंगे। तो कल 60 सवाल चर्चा करेंगे, 60 सवाल रहेंगे, और वो पूरे कॉम्बिनेशन के साथ रहेगा आपके 4 तारीख के एग्जामिनेशन कि जैसा कॉम्बिनेशन आएगा। और ये जो 60 सवाल कल करेंगे वो रहेगा त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के लिए कल। और 3 तारीख को आपके लिए कोई सेशन नहीं होगा त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के लिए, 3 तारीख को, है ना। 3 तारीख को हम जो है टेलीग्राम पे आएंगे 3 तारीख को, और आपको 3 तारीख को फिर सवाल मैं दे दूंगा 20-25, जो इसलिए सवाल दे दूंगा थोड़ा सा केवल आधा घंटे का सेशन रहेगा टेलीग्राम पे। लेकिन वो सवाल जो है आपको इसलिए देना है कि अगर आपके मन में कोई डाउट हो उनसे जुड़े हुए, वो क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल सवाल रहेंगे, तो आप उसमें सही हो जाओ वहाँ पर, और परसों एग्जाम में ठीक करके आ जाओ। और जब परसों एग्जाम में आओगे तो आप लोग लाइव आना, हम चर्चा कर लेंगे, सारे सवालों को डिस्कस यहीं कर लेंगे। लेकिन बस रिक्वेस्ट ये कि जब एग्जाम देने के बाद आओगे ना तो घर आते आते तक मुझे सवाल भेज देना, क्योंकि सवाल जो है वो 2-4 घंटे में सब डिलीट हो जाते हैं दिमाग से। है, ये अपना छोटा दिमाग है ना, ये ज़्यादा रखता नहीं है बोझा, ये पता नहीं कहाँ कहाँ गिराते हुए आता है, तो इसको तुरंत नोट कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी से खुशी खुशी विदा लेते हैं। आशा करता हूँ कि आज के सेशन में थोड़ा बहुत बैलेंस शीट के बारे में सरल तरीके से सीखने मिला होगा। जाते जाते मैं, हाँ जी, मैं राणा बोल रहा हूँ हाँ हाँ राणा जी बोलिए। सर। एक्चुअल में हम लोगों का जो सर्कुलर है, जितने भी सर्कुलर है, आपने बताया था कि सारे में से आप कुछ सवाल जो है आप हम लोगों को इसमें डिस्कस करेंगे। कल बनाएंगे, कल करेंगे ना। कल 60 क्वेश्चन पूरा कॉम्बिनेशन से बनाऊंगा ना, जैसा आपके प्रमोशन एग्जाम में 4 तारीख को आएगा उसके प्रोबेबल, मतलब क्या बोलते हैं उसको, रिहर्सल मैच बोलते हैं ना, रिहर्सल मैच रहेगा ना। उससे आप थोड़ा सा आइडिया भी लगा लोगे कि मैं इसमें रिहर्सल में इतना पाया हूँ तो प्रमोशन एग्जाम को फाइनल मैच में कैसे प्रदर्शन करना है। प्री टेस्ट सर, प्री टेस्ट। हाँ प्री टेस्ट। टेस्ट सर। और इसमें टेस्ट दोनों भी चीज तो करेंगे, इसमें दोनों चीज करेंगे ना, इंग्लिश भी करेंगे। तो इंग्लिश के लिए अलग 40 क्वेश्चन रहेगा,
तो हो सकता है वो- इंग्लिश को वो- मैं लाइव ले लूं, लाइव मतलब इसी वेब पर लाइव लूं, या कोशिश करूंगा कि ऐसे जूम पे ही कर लूं, तो दोनों कर लेंगे, थोड़ा लंबा सेशन कर लेंगे, क्या दिक्कत है? कोई सर बात इंग्लिश नहीं भी सर, साथ कोई में बात रहेगा तो बेहतर होगा सर। जब दोस्त के बर्थडे में रात भर जग सकते हो, तो अपने एग्जाम के लिए तो थोड़ा आधी रात जग सकते हो। पूरा रात जग सकते हैं सर। ठीक है, तो कल हम लोग ऐसे करेंगे, एक सेट कर लेंगे, फिर परसों जो है मैं आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ लोग सफर में चले जाएंगे एग्जाम देने के लिए। परसों जो है टेलीग्राम पे सेशन करेंगे, फिर जब आपका एग्जामिनेशन होगा उस दिन सवाल चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के साथियों का नेक्स्ट वीक फिर एग्जाम है, तो वो उनके लिए तैयारी कर लेंगे। फिर कड़ी दर कड़ी नए चेंजेस वगैरह सारा अभी मैं कुछ लोग सर। अपलोड भी कर दिया हूँ, क्वेश्चन वगैरह अपडेट किया हूँ आपके लॉगिन सेक्शन में भी। क्वेश्चंस सर। के लिए सर एरर आ रहा है सर। वो सर, एक स्क्रीनशॉट क्वेश्चन है मुझे सर। करेंगे। ओपन नहीं होते सर न्यू वाले ऐप्स में। हाँ, तो मुझे व्हाट्सअप दीजिएगा, फिर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। थोड़ा स्क्रीन दे दीजिएगा कि क्या एरर सर, आ एक रहा है, क्वेश्चन है उससे करा सर। दूंगा। हाँ जी, हाँ जी, मनीष जी बोलिए। सर, एक क्वेश्चन है। हाँ, सर, इंटरव्यू 1 को था, तो रिशेड्यूल होके 7 को किया गया है सर। तो कुछ इंटरव्यू के लिए कुछ सर मटेरियल दिया कीजिए सर। इंटरव्यू के बहुत मटेरियल खतरनाक दिए खतरनाक आपको? क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इंटरव्यू में। अच्छा, हाँ सर, इंटरव्यू के मटेरियल भी कुछ पोस्ट कीजिए सर। नाम बताइए, कौन 7 को किसकी आवाज आ इंटरव्यू रही है है सर। अभी? अभी जो जी। बात कर रहे हैं, आपका नाम मनीष है? हेलो। जी, मनीष बोल रहा हूँ सर। वीडियो ओके, नहीं आ रही क्या हमारी? नहीं आ रही है, पोस्ट सर, डेट 7 का को है। है। क्लरिकल टू स्केल 1। क्लरिकल टू स्केल 1 है सर। ठीक है, ठीक है, मैं प्रोवाइड करा हेलो। देता हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप में पिंग करिएगा, मैं प्रोवाइड करा देता हूँ कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे या और कैसे कैसे करना है। ठीक है, आपने वीडियो वगैरह एक भी नहीं देखा है इंटरव्यू के रिलेटेड? कुछ देखा है मटेरियल वगैरह? जी जी, आपने लिया तो सर 3-4 घंटे का वीडियो लिए थे सर। कैसे क्या बोलना है, क्या है वो सब, वो मैंने वीडियो देखा है सर आपका। आप एक काम करिएगा, कल सुबह 9 लेकिन बजे आप मुझे कॉल उससे करिए। जी। कल सुबह 9 बजे एक बार मुझे कॉल करिए, ओके सर। है ना। ओके। तो मैं आपको पर्सनली थोड़ा जी गाइड सर। कर दूंगा, जी जी जी। पर्सनली है, आपको बता दूंगा कैसे करना है, ठीक। ओके सर। 9 AM को। तो आज के लिए ओके इतना ही, ओके। और अभी हम लोग विदा लेंगे, और विदा लेने से पहले वो शेड्यूल को याद करते हुए, शेड्यूल 1 कैपिटल है ना, शेड्यूल 1 कैपिटल है, तो ये हम यहाँ पर से हमारे संजय मीना जी आउट हो गए। जी। शेड्यूल 2 रिजर्व सरप्लस। सरप्लस, तो ये मनीष जी आउट हो गए। जी। शेड्यूल 3 जो है आपका डिपॉजिट, तो ये डिपॉजिट। प्रकाश जी चले गए। शेड्यूल 4 जो है आपका बोरोइंग्स, बोरोइंग, बोल ये Borrowing. लाइबिलिटी है जी ना। सर। और अदर लाइबिलिटी। शेड्यूल 5 अदर आपका लाइबिलिटी। है अदर लाइबिलिटी, तो ये शंकर महाराज आउट हो अदर गए। लाइबिलिटी है। अब तो सर एसेट नहीं। है, तो एसेट में किसी को डिलीट नहीं करेंगे, एसेट में रहेंगे, ये एसेट है। तो एसेट में पहला क्या है आपका शेड्यूल, जो कैश आप विथ आरबीआई कैश एंड कैश इन हैंड बैलेंस। फिक्स्ड है। कैश एंड बैलेंस विद 7 है आरबीआई। कैश विथ आरबीआई, कैश विथ अदर बैंक। शेड्यूल 8 है इन्वेस्टमेंट। शेड्यूल 9 इन्वेस्टमेंट। है 9 है एडवांसेस। एडवांस। इन्वेस्टमेंट। शेड्यूल 10 है आपका, एडवांस। शेड्यूल 10 है एसेट। आपका फिक्स फिक्स्ड एसेट, अदर। एसेट, और शेड्यूल 11 है अदर एसेट। अदर एसेट, शेड्यूल 12 है कंटिंजेंट आपका लाइबिलिटी। कंटिजेंट, अदर कंटीन्यूअस लाइबिलिटी। ठीक है। और शेड्यूल कंटिजेंट। शेड्यूल 13 है आपका इंटरेस्ट इनकम। शेड्यूल 14 है आपका अदर इनकम। शेड्यूल 15 है आपका इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। शेड्यूल 16 है आपका अदर एक्सपेंसेस, है ना। बड़ा आसान तरीके से याद हो गया ना विनायक जी? मजा आ गया? सर बोलो एक बार, मजा आ गया बोलो। ये विनायक जी, मजा आ गया सर, मजा आ बहुत गया? मजा आया। आहो। चलो, ये हुई ना बात। तो इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, सरल तरीके से सीखते रहिए, समझते रहिए। अगर समझ जाते हैं तो हमको अच्छा लगता है, फिर ये वीडियो तो आपके पास है, और सबसे बड़ी बात मैं आपके साथ, ठीक है। तो आपसे विदा लेते हैं, बहुत ही सर खुशी। इसमें एक चीज आप क्या, सर एक मिनट सर, हाँ, इसमें 12 शेड्यूल किस में आ रहा है सर, 4 किस में आ रहा है सर? 12 ये बताएंगे, 12 शेड्यूल किस में आ रहा है विनायक? बैलेंस शीट में 12 और 4 प्रॉफिट एंड लॉस में, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 16। तो ज्यादा इम्पोर्टेंट ओके क्या है? बैलेंस शीट है सर। बैलेंस शीट है। इनमें से क्या Balance. इम्पोर्टेंट है? 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? लाइबिलिटी में 2, 3, 4, 5, और एसेट में 8 से लेके 8, 9, 10, 10,
हाँ और 12 इसके बाद और कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी कंटिंजेंट लायबिलिटी भी इम्पोर्टेंट रहता है 12, लेकिन वो बैलेंस शीट के फुट नोट का हिस्सा है। नोट में। ठीक है, चलिए, तो ये अच्छा रहे, आप इसी तरह सीखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। आप एक शानदार रात आपको दे रहा हूँ। भगवान को स्मृति याद करते हुए आप से विदा लेते हैं, फिर मुलाकात करेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। महाराज की जय। गुड नाइट सर, गुड नाइट।